हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 लहासा की ओर से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ठोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो सबसे पहले तो लिखोगे कि इसका जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वो था संबंधों का महत्व। तिब्बत का ये जो मार्ग था, ये जो रास्ता था, यहाँ पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। यानी कि अगर आपका वहाँ पर जान पहचान है तब तो ठीक है, आपको एक अच्छा खासा स्थान रहने के लिए मिल जाएगा। लेकिन बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था, यानी जिनकी जान पहचान नहीं होती उन्हें भटकना पड़ता था। तो अब देखो लेखक के साथ ऐसा क्यों होता है। पहली बार जब लेखक यात्रा पर गए थे तो उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे और सुमति की वहाँ पर जान पहचान थी, इसलिए पहली बार जब वो भिखमंगे के वेश में थे उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ पर रहने के लिए एक अच्छा खासा जगह मिल गया। पर जब 5 साल बाद वो वहाँ पर जाते हैं तो 5 साल में बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, यानी कि रहने के लिए सही जगह नहीं मिला। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा, यानी कि 5 साल के बाद वो गए थे तो वहाँ के लोगों की जो सोच थी वो बहुत कुछ बदल गई होगी उनकी सोच में। ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये था कि तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंद पीकर मस्त हो जाते थे, यानी कि आपने पढ़ा है चैप्टर में कि शाम 6 बजे के बाद वो लोग छंद पीते थे, तब वो यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। तो ये था आंसर पहला का। दूसरा क्वेश्चन, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखोगे आप लोग। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना रहने के कारण, ना होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे, यानी कि जो हथियार है बंदूक वगैरह उसे लोग अपने पास, जैसे हम लाठी डंडे कॉमन होता है हमारे पास, वैसे ही उनके पास हथियार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ ना पुलिस का प्रबंध था ना खुफिया विभाग का, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर कुछ ऐसी भी जगहें थी जहाँ पर ना तो पुलिस पहुँच पाती थी और ना ही वहाँ पर पुलिस रहती थी और ना ही कोई खुफिया विभाग। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे। क्यों मार देते थे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोग हैं उनके पास हथियार रहते थे, इसलिए जो डाकू है वो पहले यात्रियों को या लोगों को मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं। उसके बाद वो लोग देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तीसरा क्वेश्चन, लेखक लड़कोड़ के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया, यानी कि वो किस कारण पीछे रह जाते हैं। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे। पहले आप लिखोगे लेखक लड़कोड़ के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ जाते हैं। तो पहला कारण तो ये था कि लड़कोड़ के मार्ग में, यानी कि रास्ते में, लेखक का जो घोड़ा था वो थक जाता है और इसलिए वो धीमे चलने लगता है। और दूसरा कारण यह है कि वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, जिसके कारण उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। तो इस कारणों की वजह से वो अपने साथियों से पीछे रह जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। पहली बार उन्होंने रोका था और दूसरी बार उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया, ये हमें बताना है।
तो इसका आंसर होगा कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका था, परंतु दूसरी बार लेखक जो है वो एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा हुआ पोथियाँ यानी कि किताबें पढ़ रहे थे। यानी कि दूसरी बार जो लेखक थे वो एक मंदिर में बैठकर बुद्ध वचन अनुवाद की हाथ से लिखी किताबें पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में इतने मग्न थे यानी कि इतने खो गए थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। 5वां क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर होगा कि अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पहला पॉइंट होगा, एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गए। दूसरा होगा कि दूसरी बार उसे बहुत तेज़ धूप के कारण परेशान होना पड़ा। तीसरा पॉइंट होगा, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी यानी कि परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। और चौथा होगा कि चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनको स्थान तो मिल गया था, उनके साथ सुमति थे बौद्ध भिक्षु, तो उनको ठहरने का स्थान मिल गया था, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि वो भिखमंगे के वेश में थे तो लोगों को उनको लेकर एक डर बना रहता था। तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो छठा क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। मतलब कि हमें इस यात्रा के हेल्प से बताना है कि उस समय का जो तिब्बती समाज था वो कैसा था। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखोगे कि इस यात्रा वृत्तांत से हमें यह पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी कोई भी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर वहाँ कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। यानी कि तो भिखमंगों को छोड़कर वहाँ कोई भी किसी के घर में भी आ जा सकता था और वो लोग भिखमंगों को चोरी के घर से अपने घरों में नहीं आने देते थे। पुरुष वर्ग शाम के समय छंद पीकर मदहोश रहते थे। पुरुष वर्ग यानी कि जो मेल्स थे वो शाम के समय छंद पीकर मदहोश रहते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ओके, तो ये था इसका आंसर। 7वां क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो इसका आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। 8वां क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखोगे, सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। तो इसका पहला पॉइंट होगा कि सुमति जो है वो मिलनसार थे। मिलनसार यानी कि जो मिलने से ही रिश्ता बना लेते हैं एक दूसरे, मतलब एक टाइप का रिलेशन जो है वो एक दूसरे के बीच में बन जाता है। और वो हंसमुख व्यक्ति थे जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था यानी कि फैला हुआ था। दूसरा पॉइंट कि सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। तीसरा पॉइंट कि सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। चौथा पॉइंट होगा कि वो बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। और 5वां पॉइंट कि वह कई बार तिब्बत आ जा चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था, तो इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। यानी कि हमको यह बताना है कि क्या हमारा जो आचार व्यवहार है वो हमारे वेशभूषा यानी कि हमारे कपड़ों के आधार पर
तय किया जाता है या नहीं। इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखोगे कि यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि लेखक जो है वो भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उनके मन में यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि शेखर बिहार के जो भिक्षु हैं वो उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाएंगे। इसके बाद आप लोग अपना विचार लिखोगे। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह से ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे जो संत महात्मा और भिक्षु होते हैं वो एकदम सिंपल ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनका जो चरित्र होता है, उनका जो कैरेक्टर है वो सभी इंसानों से एकदम उच्च होता है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर होता है और वो पूजने के योग्य होते हैं। फिर आप लिखोगे कि परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। ओके, तो ये था 9 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या जो शहर है उसे किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अलग है। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिखोगे। यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है, यानी कि पता चलता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था, यानी कि आने जाने की वहाँ पर अनुमति नहीं थी। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, यानी कि सी लेवल से काफ़ी ही ऊंचा है। यहाँ 17-18 फीट ऊंचे डांडे हैं जो खतरनाक जगहें हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हज़ारों बर्फ के ढके श्वेत शिखर हैं, यानी कि श्वेत यानी कि वाइट कलर, सफ़ेद शिखर है। तो दूसरी ओर वीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ की विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करने से माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप वहाँ पर खड़े होगे और अगर आपका जो फेस है वो सूर्य की तरफ है तो आपका जो माथा है, यानी कि जो फोरहेड है, वो धूप के कारण जलने लगेगा। वहीं जो आपका बैक पोर्शन है, यानी कि आपकी जो पीठ है, वो बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। तो ये जो स्थिति है ये हमारे शहर या राज्य से पूरी तरह अलग है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन लहासा की ओर से। आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन आंसर इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और एक और बात कि इस चैप्टर का अगर आप रिवाइज करना चाहते हो या फिर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट से जाकर आप बाकी सारे हिंदी चैप्टर्स भी देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।